हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किस सातवाहन शासक के सिक्कों के पर जहाज का चित्र मिला है। आंसर है यज्ञ श्री सातकर्णी के सिक्कों पर जहाज का चित्र मिला है। यह सातवाहन वंश का एक प्रमुख शासक था जो व्यापार और जल यात्रा का प्रेमी माना जाता है। सातवाहन वंश की स्थापना शिमुक के द्वारा की गई थी। यूं तो इस वंश में अनेक प्रमुख शासक हुए, लेकिन जो सर्वसे प्रमुख शासक था उसका नाम था गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी के विषय में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि इसके नासिक अभिलेखों के द्वारा हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। खैर, जो एक बात सबसे महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता देता हूं कि ये सातवाहनों का काल ही था जब भारत में ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की गई थी। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, किस मौर्य शासक के शासनकाल में मगध में भीषण अकाल पड़ा था? तो आंसर है इसका चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम समय में मगध में भीषण अकाल पड़ा था। इस बात की पुष्टि शाह गौरा और महास्थान नामक अभिलेखों से होती है। कहा जाता है या इससे पता चलता है कि लगभग 12 वर्षों का अकाल मगध में पड़ा था। उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पुत्र बिंदुसार को शासन सौंपकर जैन भिक्षु भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला चला गया और वहीं पर उसने अपने जीवन का अंतिम समय बिताया। चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में तो आप लोग परिचित ही होंगे। मौर्य वंश का इसे संस्थापक था। इसे भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है क्योंकि इसने भारत को यूनानियों के आधिपत्य से मुक्त कराया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीन भारत में अग्रहार शब्द का क्या तात्पर्य है? तो जान लीजिए, गुप्त काल में ब्राह्मणों एवं मंदिरों को जो कर मुक्त भूमि दी जाती थी उसे ही अग्रहार कहा गया है। ब्राह्मणों एवं मंदिरों को दी जाने वाली कर मुक्त भूमि को अग्रहार कहा गया है। पैसा है गाड़ी वाला। गुप्त काल में सर्वाधिक मात्रा में ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिया गया, जो आगे चलकर भारत में सामंतवाद के विकास को प्रोत्साहित किया। तो और जैसा कि आप लोगों को अभी मैंने बताया है कि ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का प्रारंभ सातवाहन काल में शुरू हुआ था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो इसका आंसर है कृष्णदेव राय विजयनगर का एक प्रमुख शासक था। इतिहास में इसका नाम एक महान शासक के रूप में याद किया जाता है। यह 1509 से 1529 ईस्वी तक इसने शासन किया।
कृष्णदेव राय का शासनकाल विद्या और विद्वानों के दृष्टिकोण से एक महान काल, विशेषकर तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। स्वयं कृष्णदेव राय भी एक महान विद्वान था। इसने भी कई ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें प्रमुख है एक अमुक्तमाल्यद। अमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में किया था। इसकी एक अन्य प्रमुख रचना थी जाम्बती कल्याणम, संस्कृत भाषा में। अगला क्वेश्चन, लंबे समय तक उपवास रखने से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका आंसर है गुर्दा, जिसको किडनी या वृक्क भी कहा जाता है। जान लीजिए, गुर्दा मनुष्य का एक महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। यह रक्त से उत्सर्जी पदार्थों को हटाता है तथा उसमें आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा को बनाए रखता है। इसके दो भाग, यानी किडनी के दो भाग होते हैं, एक कार्टेक्स और एक दूसरा मेंडुला। नेफ्रॉन जो होता है, इसका फंक्शनल यूनिट है, कार्यात्मक इकाई है, अर्थात नेफ्रॉन के माध्यम से ही मूत्रों का उत्सर्जन या रक्त से उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन की क्रिया संपादित की जाती है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। थायमिन नामक हार्मोन का स्राव थायमिन नामक हार्मोन का स्राव किस अंग, सॉरी यहां पे ग्रंथ लिखा हुआ था, किस अंग से होता है? तो जान लीजिए, थायमिन एक प्रकार का हार्मोन है और इसका स्राव थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड से होता है। थायमिन जो है हार्मोन जो है, वो शरीर में लिम्फोसाइट्स के निर्माण में सहायक होता है। ये लिम्फोसाइट्स शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं और एंटीबॉडी के निर्माण के द्वारा ये शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाते हैं। जैसा कि आप लोग अभी कोरोना काल में एंटीबॉडी के विषय में बहुत सुन रहे होंगे। जिनका एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत है, वो कोरोना काल में ज्यादा कोरोना का बड़ा ही मजबूती से वो सामना करने में सक्षम हो पा रहे हैं। और जिनका प्रतिरोधक क्षमता कम है बेचारे, तो खैर ये बात, तो लिम्फोसाइट्स के विषय में आपने जान लिया। थाइमस क्या है? तो यह एक हार्मोन है जो थाइमस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। यह लिम्फोसाइट्स कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ऑक्सीजन गैस की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जान लीजिए, इसका आंसर है सीले। स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ऑक्सीजन गैस की खोज की थी। यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। हमारी वायु में आयतन के हिसाब से लगभग 20.9% ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। ऑक्सीजन गैस का निर्माण प्रयोगशाला में भी किया जाता है।
और प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए पोटेशियम क्लोरेट को 375 डिग्री सेंटीग्रेड पर पोटेशियम क्लोरेट को 375 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। इसके लिए मैंगनीज डाइऑक्साइड का उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। टाइफाइड का कारण क्या है? तो जान लीजिए, यह एक जीवाणु है। टाइफाइड एक जीवाणु के माध्यम से होता है और इस जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफोसा। साल्मोनेला टाइफोसा नामक एक जीवाणु है जो यदि शरीर में प्रवेश कर गया तो आप टाइफाइड से पीड़ित हो जाइएगा। टाइफाइड को आंत्र ज्वर के नाम से भी जाना जाता है। यदि इन्फेक्टेड आप हो जाते हैं तो इसमें आपको बहुत ज्यादा फीवर होती है, सर दर्द होता है, ये इसके प्रमुख लक्षण है। यह मुख्य रूप से पानी की गंदगी से के कारण होता है और टाइफाइड से पीड़ित व्यक्ति को क्लोरोमाइसिन नामक दवा दी जाती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 126वां संविधान संशोधन विधेयक का संबंध किससे है? तो जान लीजिए, 126वां संविधान संशोधन विधेयक जो है वो वास्तव में 104वां संविधान संशोधन है और इसके द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा में SC ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था है उसे 10 साल और बढ़ाया गया, यानी कि 25 जनवरी 2030 तक। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि इसी संविधान संशोधन के द्वारा संसद में जो एंग्लो इंडियन, लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन के लिए 2 सीटों का प्रावधान था उसे भी समाप्त कर दिया गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस पर जरा गौर कीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हांगकांग चीन का हिस्सा कब बना? तो जान लीजिए कि 1997 में हांगकांग को ग्रेट ब्रिटेन द्वारा चीन को सुपुर्द कर दिया गया। 1997 में इसके तहत यह शर्त रखी गई कि यद्यपि हांगकांग चीन का हिस्सा होगा लेकिन हांगकांग की जो व्यवस्था है, वर्तमान व्यवस्था, वो बनी रहेगी। अर्थात एक देश दो व्यवस्था के शर्त पर चीन के अंदर हांगकांग, चीन के साथ हांगकांग का विलय किया गया। आप लोगों के मन में यह सवाल उठता होगा कि आखिर यूरोप का एक देश दक्षिण पूर्व एशिया के राष्ट्र हांगकांग के साथ उसके इतने नजदीक संबंधों का क्या कारण है? तो मैं संक्षिप्त में आपको बता देना चाहता हूं कि हांगकांग पर चीन का कब्जा ग्रेट ब्रिटेन का कब्जा 1842 में हुआ। अफीम युद्ध का नाम आप लोग सुने होंगे, इतिहास में बड़ा ही चर्चित है। 1839 में अफीम युद्ध हुआ भारत, चीन और ग्रेट ब्रिटेन के बीच। इस युद्ध में चीन की पराजय होती है और नानकिन समझौते के द्वारा हांगकांग पर ब्रिटेन का आधिपत्य कायम होता है।
ब्रिटेन के आधिपत्य के दौरान हांगकांग का एक आधुनिक देश के रूप में निर्माण होता है और कहा जाता है कि यह दुनिया का सबसे आधुनिक राष्ट्र है और सबसे आधुनिक राष्ट्र के रूप में इसे मान्यता प्राप्त हुई। 1997 में चीन के बढ़ते हुए दबाव को देखते हुए ब्रिटेन ने इस हांगकांग का विलय चीन के साथ करने पर सहमत हुआ। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का गठन कब किया गया था? तो जान लीजिए 1957 में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का गठन किया गया था। यह विश्व में परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है और उसके लिए विश्व के राष्ट्रों के बीच वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करता है। इसका सचिवालय वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है और वर्तमान में इसके महानिदेशक का नाम डायरेक्टर जनरल ऑफ IAEA राफेल ग्रासी है। ठीक है, तो आज का ये वर्कशॉप जो 20 सवालों का था वो कंप्लीट हुआ और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। यदि किसी के पास कोई सवाल है तो वो बोल सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। क्या है?